थोड़ी शांति रखिए सर। सब कुछ करूंगा। अब देखिए, दोबारा मीटिंग स्टार्ट जब होती है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है ना हमें। कुछ लोगों को कनेक्ट होने में टाइम लग जाता है। तो एकदम से आवाज़ नहीं ऑन कर सकता, मैं एकदम से रिकॉर्डिंग भी ऑन नहीं कर सकता। अब मान लो 40 लोग थे, कम से कम 35-36 लोग तो दोबारा आ जाएं, फिर हम ऑन करें। हालांकि बाद में मिलेगी रिकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है फिर कि हमारे इतनी जल्दी शुरू कर दी। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना चाहिए। हाँ जी, अब आप देखिए कितने स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम चल रहे हैं। ऐसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को सीखना नहीं चाहिए, ना सीखा जा सकता है कि आप फर्स्ट क्लास में ही अस्थमा का प्रोटोकॉल बताने लगे, फर्स्ट क्लास में ही। हाँ, जब रेमेडी स्टार्ट हो जाएंगी फिर मैं हो सकता है S1 के साथ या इंट्रोडक्शन पे ही मैं फॉर्मूले बता दूं। जब नेक्स्ट क्लास में मैं इंट्रोडक्शन दूंगा तभी आपको फॉर्मूले मिलने शुरू हो जाए, थोड़ा बहुत बेसिक मिलना शुरू हो जाए। लेकिन आप समझिए, अब देखिए आपको कितना अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ रही हैं। हमने ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इंट्रोडक्शन के नाम पे बस दो वर्ड बोल दिए। इलेक्ट्रो मतलब एनर्जी, होम्यो मतलब होम्योस्टेसिस, पैथी मतलब द वे ऑफ ट्रीटमेंट। इसको मैटिजी ने 1865 में चलाया था। और इसमें प्लांट की रेमेडी बनती हैं और ये निकाला जाता है। बस इतना ही नहीं है। अब आप देखिए, हमें 3 दिन पढ़ते हो गए हैं, लगातार 3 घंटे हमें पढ़ते हुए हो गए हैं, और अभी भी हम रेमेडी पे नहीं पहुंचे हैं। मैंने किसी रेमेडी का नाम नहीं लिया, बीच में एक दो बार बता दिया अलग चीज है, लेकिन अभी मैंने किसी भी रेमेडी का नाम नहीं लिया। स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगी सारी चीजें। अब हम समझ गए हैं कि हमारे पास प्लांट यूज होते हैं, 114 प्लांट यूज होते हैं। कौन से प्लांट यूज होते हैं उनके नाम मैंने भेज दिए हैं। उन प्लांट से क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्या निकाला जाता है, वो मैंने कल बता दिया। और कैसे निकाला जाता है वो मैंने सब बता दिया। अब आप समझिए आगे क्या होता है। अब इन सभी 114 प्लांट के स्पैजेरिक निकाल के अलग अलग कांच की बोतल में रख लिए जाते हैं। मान लो सबके 1-1 लीटर निकाल लिए किसी भी कंपनी ने या किसी ने भी। फिर जो ओरिजिनल 38 रेमेडीज हैं, ओरिजिनल 38 रेमेडीज हैं मैटी जी की, उन रेमेडी की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। जैसे स्क्रोफोलोसो 1 S1, ये पहली रेमेडी है। स्क्रोफोलोसो 1 S1, ये पहली रेमेडी है। 114 में से 9 प्लांट इसमें ऐड किए जाते हैं। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ठीक है। ये प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकल गया इधर, मैंने बताया। प्रिपरेशन ऑफ रेमेडीज में ही हैं हम। S1 क्या है? इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ 9 प्लांट्स। जो टोटल 114 प्लांट्स मैंने आज आपको भेजे हैं अभी, आई हैव सेंट इन व्हाट्सएप ग्रुप, 9 ऑफ देम यूज इन स्क्रोफलोसो 1। उनमें से 9 स्क्रोफलोसो 1 में यूज होते हैं। वो कौन से हैं वो सब बाद में आएगा जब S1 पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप समझिए कि उन 9 प्लांट्स को कंबाइन करके फिर एक अलग बोतल में मिक्स कर लिया जाता है, और उस रेमेडी के ऊपर लिख दिया जाता है S1 स्क्रोफलोसो 1। हालांकि उसमें एक स्पेसिफिक रेशियो रहता है। अब यहां भी थोड़ा कंफ्यूजन है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ्स के बीच में। हमारे बीच में नहीं, हम तो फिजिशियन है। हमें तो जो भी रेमेडी, सॉरी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फार्मेसी है उनके बीच में, हमारे बीच में नहीं है। हम तो होम्योपैथ, इलेक्ट्रो होम्योपैथ हैं, हम तो फिजिशियन है। हमारे पास तो जो भी रेमेडी मिलेगी वो हमारे पास प्रिपेयर्ड मिल रही है, हम उसको यूज कर रहे हैं। अब जो बना रहे हैं वो बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि इन 9 प्लांट्स को इक्वल प्रोपोर्शन में ऐड करना है, या इक्वल प्रोपोर्शन में ऐड करते हैं। कुछ लोग थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा करके यूज करते हैं। उनका जो पॉइंट है वो ये रहता है कि कुछ प्लांट्स बहुत अग्रेसिव टाइप के हैं या डीप एक्टिंग हैं, उनको थोड़ा कम रखा जाता है। या जिनमें जिनके एंजाइम्स की और सेकेंडरी और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की कंसंट्रेशन कम रिक्वायर्ड रहती है, उनको कम रखा जाता है, बाकी को ज्यादा। ये इसलिए किया जाता है ताकि
जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, खासकर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, और सेकेंडरी भी जिसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह है, एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट तो खैर फ्लैवोनॉइड्स हैं, वो तो प्राइमरी में ही आते हैं। उनकी कंसंट्रेशन एक निश्चित अनुपात में रही। हालांकि ये क्या साइंस रही होगी, एक्चुअल में इसके पीछे क्या रहा होगा, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्योंकि मैटी जी बहुत सारी चीजें अपने साथ ही ले गए। सेम ऐसे ही वही लिगेसी तो फॉलो होती है ना, सेम वैसे ही आगे भी चल रहा है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। बहुत सारे सीनियर बहुत सारी चीजें अपने साथ ही ले गए। एनएल सिन्हा जी ने कुछ ईमानदारी दिखाई, उन्होंने बहुत सारी चीजें दी लोगों को। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे, उनको कुछ मिल गया, कुछ फॉर्मूला मिल गया तो बस वो बंद है फॉर्मूला। पढ़ाते भी नहीं है, बताते भी नहीं है, बस पेशेंट देखते हैं अपना। ऐसे ही कुलदीप जी थे पंजाब में, मोगा जी, वो एक्सीडेंट में अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गए। वो भी लीजेंड थे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के। वो भी बहुत सारी चीजें अपने साथ ले गए। एक महाराष्ट्र में थे, मेरे नाम नहीं याद आ रहा है, वो कोविड में एक्सपायर हो गए डॉक्टर, ज़्यादा नहीं, वो हमारे आसपास की एज थी, 42 43। इनफर्टिलिटी के मास्टर थे वो। हालांकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी। वो भी बहुत सारी चीज़ें अपने साथ ही ले गए। ऐसे ही मैटी जी ने किया, ऐसे ही आगे लोग कर रहे हैं। हालांकि अब हमारे जैसे लोग निकल रहे हैं, कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है, लगातार पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग पेड ले रहे हैं, कुछ लोग सीएमईज ले रहे हैं, अलग अलग तरीके से चीज़ों को सब बता रहे हैं। वो अच्छी चीज़ें आनी चाहिए, तभी तो इतना आप देख रहे हैं ना। पिछले 3 4 साल में जितने स्प्रेड हुआ है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, इतना पिछले 150 साल में नहीं हुआ। वो लोग वापस आ रहे हैं जो कंप्लीटली एलोपैथी, मैं नाम नहीं लूंगा, इस ग्रुप में कई सारे लोग ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोपैथी का डिप्लोमा है, लेकिन सर्टिफिकेशन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का है, लेकिन ट्रीटमेंट एलोपैथी से करते हैं। वो चाह रहे हैं कि हम उसके साथ में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडी यूज करें, या फिर अलग से दूसरा क्लिनिक कहीं पर डालें जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का रहे, ताकि जो तलवार लटकी रहती है वो बंद हो जाए, रिजल्ट मिले, पेशेंट सही होते चले जाएं। बहुत सारे होम्योपैथ्स भी रहते हैं हमारे ग्रुप में, बीएचएमएस भी रहते हैं, इस ग्रुप में भी हैं, पिछले में भी थे, जो सीखना चाहते हैं रेमेडी। फिर रेमेडी भी मंगाते हैं मेरे से, ऐसा नहीं, D3 किट यूज़ करते हैं, क्योंकि रिजल्ट है, फास्ट रिजल्ट है। जहाँ सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है वहाँ इसमें बहुत कम सिलेक्शन हो जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी बहुत बढ़िया साइंस है। फ्यूचर साइंस के तरीके से इसको अगर गवर्नमेंट अच्छे से रिकॉग्नाइज करे और रिसर्च के लिए हाँ जी, अरविंद कुमार जी, आप बीपीटी हैं, न्यूरो हैं, डी न्यूरो है। पिछले बैच में भी हमारे 2 MBBS डॉक्टर थे, इस बैच में भी हमारे MBBS MD MBBS MS डॉक्टर हैं। हिमांशु जी हैं छत्तीसगढ़ से, कैंसर पे काम कर रहे हैं। वो भी सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। इवन ही इज यूजिंग ऑलरेडी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडीज, एंड बहुत अच्छे रिजल्ट ले रहे हैं। अभी कल भी शेयर किया उन्होंने, पहले ही एक समझे डीजनरेटिव चेंजेस का केस था, मैलिग्नेंट भी डिक्लेयर कर दिया गया था, जो उन्होंने क्योर कर दिया, बड़ी चीज है। जी मयंक जी। और आज एक मेरे पास कॉल आया, प्रशांत जी हैं, महाराष्ट्र से हैं शायद, अभी मैं उनको ग्रुप में ऐड करूंगा, कल ऐड करूंगा ग्रुप में उनको। और मुझे मतलब मेरे अंदर से, क्योंकि मैं एक इमोशनल पर्सन हूँ, अंदर से जैसे रोना आता है उस तरीके की, बहुत इमोशनल हो गया जब वो मेरे से बात कर रहे थे। एक इसमें हरियाणा से भी हैं, इसी ग्रुप में, मेरे नाम नहीं याद आ रहा है,
लेकिन उन्होंने भी ऐसे लगभग ऐसी स्टोरी शेयर की थी मेरे साथ में। उन्होंने बताया कि सर मेरी प्रैक्टिस बंद हो चुकी थी बिल्कुल, आज ही फोन आया उनका, कोई रिजल्ट नहीं था। सारे क्रूड भी लेके देख लिए, विक्रमगंज से यहाँ से वहाँ से सब बेकार हो गया। ना कोई फॉर्मूले काम करते थे, लगभग काम बंद होने की तरफ था, मैं दूसरा काम ढूंढ रहा था। कुछ महीने पहले या एक साल पहले वो जुड़े मेरे किसी बैच में, बेसिक वाले में चीज़ें आई सामने, और उन्होंने एक छोटी सी किट मंगाई या कुछ सिलेक्टेड रेमेडी यूज घर में दिया उन्होंने। क्लिनिक में जो चल रहा था वो चल ही रहा था, एलोपैथी थोड़ी बहुत देते थे वो, और अब प्योर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे आ गए हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है उनकी। मैंने उनको आश्वासन दिया है, मैंने उनको एश्योर किया है कि आफ्टर 6 मंथ या एक साल बाद आप गाड़ी में होंगे। ईमानदारी से काम करते रहना, मेहनत से काम करते रहना, मेहनत से पढ़ते रहना। उनको मैं ऐड करूंगा ग्रुप में, आज ही अभी ऐड कर दूंगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को समझने के लिए BHMS या DHMS करना जरूरी बिल्कुल नहीं है। वो हम जैसे लोगों के लिए जरूरी था, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। हम आपको बता रहे हैं सारी चीजें, टेंशन मत लीजिए। लेकिन क्रॉसपैथी मत करिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी यूज का सर्टिफिकेशन है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सीखी है, उसी में प्रैक्टिस करिए। वही आपको IDC ने बोला है, वही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, वही अलग अलग स्टेट ने बोला हुआ है। जैसे MP में अलाउड है, UP में अलाउड है, उत्तराखंड में तो GO भी निकला हुआ है, गवर्नमेंट ऑर्डर, कि आप इन आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजस्थान में तो ऑर्डिनेंस ही पास हो गया है, लॉ बन गया वहाँ पे, मतलब रिकॉग्नाइज है कंप्लीटली। ऐसे ही हरियाणा से हैं, उन्होंने बोला था मुझे। उन्होंने मेरे से कोई क्लास नहीं ली, केवल यूट्यूब की वीडियो और एक वेबसाइट है मेरी। हालांकि पहले, बहुत पहले वो होम्योपैथी के लिए डोमेन लिया था मैंने, homeopathyonlinemd.com, लेकिन बाद में उसको मैंने कम्प्लीटली इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए कर दिया है। उस पर बहुत सारी चीज़ें आप लोग जाके उसको देख भी सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ लोग यूज़ कर भी रहेंगे होंगे उसको, होम्योपैथी ऑनलाइन, या कुछ लोग यूज़ कर रहे होंगे, ये नहीं पता होगा कि ये मेरी वेबसाइट है, homeopathyonlinemd.com। इस पे केवल EH का ही अवेलेबल है, EH ट्रीटमेंट। कंप्लीट मटीरिया मेडिका भी है इसमें, शॉर्ट मटीरिया मेडिका की वीडियोस भी पड़ी हैं इसमें, सारी छोटी छोटी 5 5 7 7 मिनट की वीडियो में, वीडियो मटीरिया मेडिका सब मैंने बना रखी है। तो वो जो हरियाणा से सर हैं, इस बैच में है, मेरा नाम नहीं याद आ रहा है, पता नहीं कनेक्ट होंगे या नहीं, या फिर एडवांस वाले बैच में थे वो। उन्होंने भी यही बहुत सारा, इकोनॉमिकली बहुत वीक हो गए थे, ना रिजल्ट मिल रहे थे, केवल वेबसाइट से फॉर्मूले से रिजल्ट मिलने शुरू हुए। फिर उन्होंने मेरी बुक मंगाई, फिर रेमेडी की किट भी मंगाई। हालांकि उन्होंने कहा था कि सर मैंने, जब मेरे पास पैसे हो गए तभी मंगाई, और अब वो बैच में भी है, इसमें है या पिछले में ही, एडवांस वाले में, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। हाँ, अरविंद जी तो हैं शायद। आपने ही तो बताया था ना मुझे, अपने वेबसाइट से सीखा, हाँ अरविंद जी है। अभी मैसेज किया है इन्होंने। उस वेबसाइट का टोटल जो ईयरली खर्चा है वो लगभग 10,000 रुपये का है, उसका डोमेन का और दूसरी चीज़ों का, वो सब मैं खुद बेयर करता हूँ। यहाँ तक कि मेरी रेमेडीज और किट भी सब इतने सस्ते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ बस मेरा खर्चा पानी चलता रहे, आपका भी चलता रहे, वही सब इच्छाएं हैं, वही सब रिक्वायर्ड है। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी भी मैं 8 10 महीने में कंप्लीट सिखा देता हूँ। 2,500 एक बैच के, 2,500 दूसरे बैच के, 5,000 में कंप्लीट, लोग 10 12 हज़ार, एक एक 1.5 1.5 साल, वो सब ये, क्योंकि हम कॉलेज तो नहीं चला रहे हैं। चलिए खैर, इस तरीके से कंबाइन करके, S1 को कंबाइन, 9 प्लांट्स को कंबाइन करके S1 बना, ऐसे ही 9 प्लांट्स को फिर कंबाइन करके S2 बना। हालांकि S1 और S2 में केवल एक प्लांट का डिफरेंस है, स्क्रोफुलोसो 1। अभी बताऊंगा रेमेडीज भी सारी आपको।
स्क्रोफलोसो वन जो है उसमें 8 प्लांट्स वही हैं जो S2 में भी हैं, और जो स्क्रोफलोसो टू और वन में सेम है, बस स्क्रोफलोसो वन में नक्स vomica है और स्क्रोफलोसो टू में लाइकोपोडियम है। ये प्लांट है, पौधे हैं दो, ठीक है। प्लांट के नाम मैंने भेजे हैं, वो पढ़ लेना, आप लोग देख लेना उसको, ठीक है। वो जरूरी है, उनके नाम आपको पता चलेंगे तो आसान रहेगा, खासकर नए लोगों के लिए। वैसे भी अगर प्लांट बेस्ड अप्रोच रखोगे और सीखोगे तो ज़्यादा इजी है सीखना, और वही सीखना है, वही सीखना है। ये मुझे जिस तरीके से मैंने प्लांट पे जोर देना, प्लांट पे एम्फेसाइज करना, प्लांट पे फोकस करना शुरू किया था 2 साल पहले, मेरी वीडियोस भी देख लेना आप, चाहे 2 से भी ज़्यादा साल पहले होंगी, 2 साल पहले तो है ही, कम से कम पुरानी मेरे चैनल पे जो पड़ी हैं, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वाला चैनल है। अब देखिए, मैंने पहले प्लांट बताए, प्लांट बता के रेमेडी बताई है, नहीं तो लोग प्लांट को ऐसे ही निकाल देते थे। अब यहाँ अलग अलग ग्रुप्स में हमें रेमेडीज को पढ़ना है, रेमेडीज को देखना है। पहले बेसिक की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं हम। पहला जो ग्रुप है, स्क्रोफोलोशो ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप, अब आप समझिए, देखिए ये चीज ध्यान रखनी है, पीछे से चीजों को रिलेट करते हुए चलेंगे। एक एक मिनट का लेके और आपको रिकैप कर देता हूँ। पहले हमने सीखा प्लांट्स से क्या क्या निकालते हैं, बेसिक को छोड़ दिए, इंट्रोडक्शन को छोड़ दीजिए। प्लांट से निकालते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, कैसे निकालते हैं वो मैंने आज बताया। पूरे 114 प्लांट में से कुछ कुछ प्लांट को मिक्स करके फिर रेमेडीज बनाई जाती हैं, और वो 38 रेमेडी हैं, अलग अलग 8 या 9 ग्रुप में उनको जो है वो कंबाइन किया गया है, ग्रुप में रखा गया है। पहला जो ग्रुप है वो स्क्रोफलोसो ग्रुप है। हर एक ग्रुप में, लगभग हर एक ग्रुप में ही कुछ ओरिजिनल रेमेडी है, ओरिजिनल रेमेडीज, समझते चलिए। ओरिजिनल रेमेडीज क्या है? डायरेक्टली प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, ध्यान रखना। ओरिजिनल रेमेडीज, हर एक ग्रुप में कुछ ओरिजिनल रेमेडीज हैं। ओरिजिनल रेमेडीज क्या हैं? जो डायरेक्टली प्लांट से प्रिपेयर की जाती है। हर एक ग्रुप में कुछ, माइक ऑफ करिए, किसी का माइक ऑन है। कंपाउंड रेमेडीज हैं, प्रिपेयर्ड बाय ओरिजिनल रेमेडीज। कुछ में प्लांट भी ऐड, एक दो रेमेडीज में जो है ओरिजिनल रेमेडीज के साथ में प्लांट भी ऐड किया जाता है, लेकिन फिलहाल मेन यही है कि कंपाउंड रेमेडीज हैं जो ओरिजिनल रेमेडीज से प्रिपेयर की जाती हैं। हर एक ग्रुप में, लगभग हर एक ग्रुप में ओरिजिनल रेमेडीज हैं। इलेक्ट्रिसिटीज को छोड़ दें अगर, जो इलेक्ट्रल्स हैं, इलेक्ट्रल्स जिनको बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटीज हैं, उनको छोड़ दें तो लगभग सभी ग्रुप में ओरिजिनल रेमेडीज हैं और कंपाउंड रेमेडीज हैं। ओरिजिनल मीन्स डायरेक्टली प्रिपेयर्ड बाय 114 प्लांट्स, उन प्लांट में से कुछ प्लांट को निकाल के, जो भी कंपोजिशन मैट्री जी ने बताया उसी कंपोजिशन में उसी प्लांट को ऐड करके ओरिजिनल रेमेडीज बनाई जाती हैं। यानी कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडीज आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्लांट्स, दो से ज्यादा प्लांट का मिक्सचर है, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स रेमेडीज भी बोलते हैं। लिख देता हूं मैं, कॉम्प्लेक्स। सिंगल प्लांट या सिंगल रेमेडी अप्रोच होम्योपैथी की तरह इलेक्ट्रो होम्योपैथी में नहीं है,
क्योंकि वहां हम सिम्टोमेटिकली अप्रोच यूज करते हैं। प्रूविंग एक रेमेडी की जो होती है, उसके जो एल्कोलॉइड्स हैं या जो जो उसका मेन कंपोनेंट्स, एल्कोलॉइड्स तो सभी में नहीं होते हैं ना, क्योंकि होम्योपैथी में सारी रेमेडीज कोई प्लांट किंगडम की थोड़ा ही है, एनिमल किंगडम भी है, केमिकल भी है, मिनरल भी है, इवन डिजीज के नोसोड्स भी हैं, जैसे ट्यूबरकुलिनम है, जैसे बेसिलिनम है। ऐसे ही एनिमल की है, एपिस मेलिफिका है, ब्लैकेसिस है, प्रोटोलस है, और भी बहुत सारी हैं। फिर प्लांट की भी हैं जो हम भी यूज करते हैं, कुछ रस्टोक्स है, नक्सोमिका है, बेलाडोना है, कोलिफाइलम है। दीज आर प्लांट रेमेडीज, बट वहां भी वो एल्कोलॉइड से जो सिम्टम एक एक बॉडी में आते हैं उनको यूज करके फिर वो उनको ट्रीटमेंट करते हैं। हम वैसा नहीं करते। हम एज ए न्यूट्रिएंट्स और एज ए कैटलिस्ट और एज ए एंजाइम, जो हमारी रेमेडी एक अनहेल्दी बॉडी जिसमें लिम्फ और ब्लड की जो स्टेट है वो खराब हो चुकी है, लिम्फ और ब्लड में विटिएशन विटिएशन आ चुका है, उसको उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में चल रही है उसको उसको बैलेंस करके, यानी कि होमोस्टेसिस में बॉडी को लाके हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो वहां से बिल्कुल अलग है। एच रेमेडीज कॉम्प्लेक्स रेमेडी है, मल्टीपल प्लांट्स को मिला के बनती हैं। ओरिजिनल रेमेडीज होती हैं हर एक ग्रुप में, कुछ कंपाउंड रेमेडीज होती हैं। सबसे पहला जो ग्रुप हम पढ़ रहे हैं वो स्क्रोफुलोसो ग्रुप पढ़ रहे हैं। और जकीरा मैम एंड जुगराज सिंह जी, प्लीज म्यूट। जकीरा तबस्सुम जी, जुगराज सिंह जी, म्यूट योर माइक। आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू। अब आते हैं हम ओरिजिनल रेमेडीज। स्क्रोफुलोसो 1, S1 शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एस मीन्स स्क्रोफुलोसो, स्क्रोफुलोसो 1, स्क्रोफुलोसो 2, स्क्रोफुलोसो 3, स्क्रोफुलोसो 4, सॉरी स्क्रोफुलोसो 5, स्क्रोफुलोसो 6, स्क्रोफुलोसो 10, स्क्रोफुलोसो 11 एंड स्क्रोफुलोसो 12। These are 8 original remedies in स्क्रोफुलोसो ग्रुप। अब इसमें आप देख रहे हैं बीच बीच में कुछ स्किप किया हुआ है, जैसे S3 के बाद S4 नहीं है, S6 के बाद S7, S8, S9 नहीं है। अब यहां कंफ्यूजन है। मैटी जी के बाद जो लोग आए उन्होंने इस सीक्वेंस को ब्रेक किया। एक पॉसिबिलिटी तो यह है कि उन्होंने अपना नाम ऐड करने के लिए, अपने आप को हिस्ट्री में लेके आने के लिए, अपने आप को हिस्ट्री में दर्ज कराने के लिए, अपने आप को हिस्ट्री में एडमिट कराने के लिए इस सीक्वेंस को तोड़ा। मतलब S10 S7 था शायद, परहैप्स, मे बी, उन्होंने उसको S10 बनाया और बीच में अपने 3 कंपाउंड रेमेडी ऐड कर दिए, S7 S8 और S9। शायद बोल रहा हूं, एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी, क्योंकि एक्चुअल लिटरेचर हमारे पास नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैटी जी ने शायद बीच में कुछ जगह छोड़ी होगी, बीच में कुछ स्पेस छोड़ दिया होगा, बिकॉज वो कुछ रिसर्च कर रहे होंगे शायद। मतलब S6 बनाने के बाद उन्होंने S10 या आगे कुछ रेमेडी बना दी और बीच में वो रेमेडी उनको ऐड करनी थी, अंडर रिसर्च था, जो कंप्लीट नहीं हो पाया। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि ये जो ओरिजिनल रेमेडीज हैं वो 8 हैं, इस तरीके से हैं। और जो कंपाउंड रेमेडीज हैं जो इनको मिला के बनाई जाती हैं वो क्या है? S4 है, S7 है, S8, S9 एंड S13। एक और रेमेडी है जो S ग्रुप में ही रखी जाती है, दैट इज स्लास, एस स्लास। ये एनोरेक्टल रेमेडी है।
एनएस और रेक्टम पे बहुत अच्छा काम करती है। लेक्सेटिव भी है। एक बहुत अच्छा लेक्सेटिव है जो जो इंटेस्टाइनल में ड्राइनेस नहीं लेके आता है। पेरिस्टैल्टिक को बढ़ाता है, इंटेस्टाइन के जो जिगजैग मोशन होता है इंटेस्टाइन में उसको इम्प्रूव करता है, और भी बहुत सारे काम है, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो इस तरीके से हम 9 ओरिजिनल रेमेडी मान के चल सकते हैं स्क्रोफलोसो ग्रुप में। स्क्रोफलोसो 1, स्क्रोफलोसो 2, स्क्रोफलोसो 3, 5, 6, 10, 11 एंड 12। ठीक है। सेव कर देता हूँ। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ये इंट्रोडक्शन सभी रेमेडीज का देने के बाद में फिर हम वन बाय वन रेमेडीज को पढ़ेंगे, हर एक रेमेडी के प्लांट्स पढ़ेंगे, रेमेडी की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उस रेमेडी से रिलेटेड स्पेसिफिक प्रोटोकॉल भी पढ़ेंगे। सिंगल सिंगल भी ये रेमेडी बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं, करती हैं। प्लांट बेस पे अगर आप समझ गए ना, तो आप सिंगल सिंगल रेमेडी से रिजल्ट ले सकते हैं। किसी को इंडाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना, इंडाइजेशन मतलब हाइपो फंक्शन है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उतना सिक्रेट नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, प्री डाइजेस्टिव कंडीशन है, स्क्रोफलोसो 1 दे दीजिए उसको D4 में, केवल एक रेमेडी। खाना खाने के पहले दे दीजिए या खाना खाने के साथ में ही दे दीजिए, आप साथ में देंगे तो और अच्छा काम करेगी। 4-5 ग्लोब्यूल 1 कप पानी में डाल के दे दीजिए उसको। इंडाइजेशन की बात कर रहा हूँ, हाइपर एसिडिटी की नहीं कर रहा हूँ। हाइपर एसिडिटी, क्योंकि इंडाइजेशन, अपच एक हाइपो फंक्शन है, वहीं हाइपर एसिडिटी एक हाइपर एक्टिव फंक्शन है। केवल स्क्रोफलोसो 2 और स्क्रोफलोसो 10, दो रेमेडी हाइपर एसिडिटी के यूज कर सकते हैं आप, केवल दो से ठीक हो सकता है। हालांकि मैं बी भी यूज करता हूँ, आपको बताया भी मैंने, S2B को 200 में। ये एक सिंगल फॉर्मूला भी मैंने बताया जिसमें स्क्रोफलोसो ग्रुप की 3-4 रेमेडी मैंने यूज करी है। हालांकि वो ऑर्थोडॉक्स तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्लांट बेस पे मैंने S1, S6, S10, S11 का सिलेक्शन किया है, साथ में बी को ऐड किया है, और 90% से ऊपर रिजल्ट हैं उसके हाइपर एसिडिटी के पेशेंट में। आप लोग, बहुत सारे लोग यूज भी कर रहे हैं, इस ग्रुप में भी हैं जो एडवांस में थे या जो डबल दोबारा कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, 2-3 लोग हैं जो दोबारा बेसिक कर रहे हैं, या मेरे से कनेक्ट रहना चाहते हैं वो किसी भी हाल में। और मैं बहुत थैंकफुल भी हूँ आप सबका, आप सबकी सपोर्ट का, आप सबके फेथ का। हेडेक है, माइग्रेन है, S11 S12 यूज करिए, दोनों अलग अलग, अल्टरनेट करके, D6 में, D10 में, 30 में। आज इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ बस, मैं कल आपको बताऊंगा पहले सभी ग्रुप का इंट्रोडक्शन होगा, कल पूरा हो जाएगा सभी ग्रुप का इंट्रोडक्शन, उसके बाद में फिर एक एक रेमेडी पढ़ेंगे। S2 को मैं हल्का सा समझाऊं आपको, स्क्रोफलोसो 2 ये ब्लैडर्स की रेमेडी है, मतलब प्री डाइजेस्टिव है S1 और पोस्ट डाइजेस्टिव S2, ऐसे भी आप मान के चल सकते हैं, दोनों मेटाबॉलिक रेमेडी हैं। हालांकि S1, S2, S3, S4, S5 और S6, ये पांचों रेमेडी मेटाबॉलिक रेमेडी है। S10 भी है, 6 पे आप बोल सकते हैं। S11 S12 दोनों नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करती हैं, स्पेसिफिक भी हैं, नर्वाइन रेमेडी भी हैं। वेगस नर्व पे S11 बेस्ट रेमेडी है। प्रेग्नेंट लेडी को
एलोपैथिक रेमेडी से कुछ एंटी एमेटिक रेमेडी से प्रॉब्लम हो सकती है, होती भी हैं, साइड इफेक्ट तो रहते ही हैं। आप S1130 में दे दीजिए, D10 में या 30 में दे दीजिए। उल्टियाँ नहीं होंगी, वोमिटिंग नहीं होगी, सेंसेशन नहीं होगा, नोजिया नहीं होगा, चक्कर भी नहीं आएंगे, मॉर्निंग सिकनेस नहीं होगी, पहले 3-4 मंथ जो होती है, बिना विदाउट एनी साइड इफेक्ट। इतनी सेफ रेमेडी है। पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल को, आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडी यूज करिए। आप इंटरनल नहीं देना चाहते, छोड़िए, एक्सटर्नल दे दीजिए। यहाँ टॉपिक से थोड़ा हटके है, मतलब आज के टॉपिक से, ए एंजियोटिको ग्रुप की रेमेडी है A2 200 में दे दीजिए, सिंगल रेमेडी, सुबह शाम, 5 गोली सुबह 5 गोली शाम को, या 4 बूंदे सुबह 4 बूंदे शाम को, सीधे जीप जीप पे दे दीजिए, ऑन टंग। प्रेग्नेंट लेडी को दे दीजिए, इवन किसी को भी दे दीजिए। नेक्स्ट डे से श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे, नेक्स्ट डे से। एस लास्ट को D4 में नाइट में दे दीजिए। भाई स्टूल को सॉफ्ट करना जरूरी है ना, नहीं तो प्रॉब्लम होगी इसको। इस तरीके से, इस अप्रोच के साथ हम अपनी रेमेडीज को देखेंगे, अपनी रेमेडीज को समझेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिंगल सिंगल प्लांट, सिंगल सिंगल रेमेडी। S1 को एक रेमेडी समझ के मत पढ़ना, आप S1 को 9 रेमेडी समझ के पढ़ना आप। हालांकि एक स्पेसिफिक रेमेडी रहती है जिसको मैं स्पेसीमेन प्लांट बोलता हूँ। किसी भी रेमेडी का एक स्पेसीमेन प्लांट होता है, मेन प्लांट होता है हर एक रेमेडी में। बाकी के सारे प्लांट्स उसको फॉलो करते हैं, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो उस रेमेडी के मेन प्लांट में रहते हैं। बाकी के, मान लो हम स्क्रोफलोसो में S2 की बात कर रहे हैं, स्क्रोफलोसो 2 की बात कर रहे हैं। इसका जो स्पेसिमेन प्लांट है वो लाइकोपोडियम है, लाइकोपोडियम कैल्विनेटम। बाकी के जो 8 प्लांट्स हैं इसमें, जो दूसरे ऐड किए गए हैं, स्क्रोफलोसा नोडोसा, एड्रेसिस कैनेडेंसिस, सिमिलेक्स मेडिका, वो सब में वही फाइटोकेमिकल्स हैं जो लाइकोपोडियम में है। कंसंट्रेशन अलग अलग है। बहुत बारीकी से, बहुत अध्ययन करने के बाद में मैटी जी ने अपनी रेमेडी बनाई है। फाइटोकेमिकल्स को पूरा एनालिसिस किया है, लाइकोपोडियम को कौन से प्लांट सूट करेंगे, लाइकोपोडियम में किस प्लांट की कितनी कंसंट्रेशन रहेगी। यानी कि पहले लाइकोपोडियम का घोल बनाया गया, लाइकोपोडियम का सॉल्यूशन बनाया गया, और बाकी सारे प्लांट्स को अकॉर्डिंग टू नीड उसमें ऐड किया गया, स्पेसिफिक रेशो में, ताकि कंसंट्रेशन ज्यादा ना रहे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। फिर वो पूरी रेमेडी लगभग लगभग लाइकोपोडियम की तरह बिहेव करती है, लेकिन कंप्लीटली नहीं, क्योंकि कुछ कंपोनेंट ऐसे भी हैं जो अलग से ऐड हुए हैं। S12 की बात करते हैं हम, एट्रोपा बेलाडोना स्पेसीमेन प्लांट है इसका। उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं वो S12 की हैं, लेकिन केवल वो नहीं, बाकी और प्लांट्स भी तो हैं, 8 प्लांट्स। हाइड्रेसिस कैनेडेंसिस जब S1 में होता है तो अलग फंक्शन करता है, S2 में होता है तो अलग करता है, जब वही S5 में होगा तो अलग तरीके से काम करेगा। अलग अलग प्रॉपर्टी है, क्योंकि S1 में वो नक्स ओमिका को सपोर्ट कर रहा है, S2 में वो लाइकोपोडियम को सपोर्ट कर रहा है, S5 में बर्बेरिस वल्गेरिस को सपोर्ट कर रहा है, S6 में सोलिडेको को सपोर्ट कर रहा है। अलग अलग प्लांट की प्रॉपर्टी भी है, वो सब हम पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे। एंड होम्योपैथिक वे में नहीं, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वे में। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वे क्या है प्लांट को पढ़ने का? फाइटोकेमिकल्स, डिटेल्स ऑफ फाइटोकेमिकल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, एल्केलॉइड्स की प्रूविंग नहीं, जैसे होम्योपैथी मटीरिया मेडिका में होता है। ऐसे लेक्चर और वो सब चीजें बहुत देखी है मैंने, देख देख भी रहा हूँ। पूरी विलियम बोरिक की मटीरिया मेडिका पढ़ के सुना दी जाती है।
ये नक्सोमिका के माइंड के दिमाग में ऐसे असर करेगी, माइंड में ये सिम्टम है, ये वैसा नहीं है। फाइटोकेमिकल्स पहले पढ़े जाने चाहिए, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पढ़ी जानी चाहिए। ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीपायरेटिक है, एंटी डाययूरेटिक है या डाययूरेटिक है, एंटी माइक्रोबियल है रेमेडी या नहीं है, एंटी एमिटिंग है या नहीं है, वो डाइजेस्टिव रेमेडी है या नहीं है, किस ऑर्गन पे वो उसका मेन जो फोकस रहता है रेमेडी का, वो। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इन सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो इस रेमेडी को हम दे सकते हैं। मैंने कल भी बताया था फर्स्ट क्लास में भी कि सिम्टोमेटिकली अप्रोच तो हमें भी रखनी है ना, लेकिन सिम्टोमेटिकली सिलेक्शन नहीं करना है। सिम्टोमेटिकली हमें केवल ये सर्च करना है, ये रिसर्च करना है कि कौन कौन से ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट है जो पेशेंट सिम्टम लेके आ रहा है। पेशेंट आपको ये नहीं बताएगा जी उसके लीवर में ये प्रॉब्लम है, नहीं, वो आपको ये आके बताएगा जी उसको भूख नहीं लगती है, उसको ईचिंग होती है, उसका यूरिन में येलोविश प्रॉब्लम है। फिर आप, ये तो सिम्टम हो गए, फिर आप साइन देखोगे, उसके साइन क्या है, आप देखोगे उसकी स्क्लेरा येलोविश है, आंखों की स्किन येलोविश नजर आती है थोड़ी बहुत, ये साइन हो गए। साइन और सिम्टम दोनों मिला के आपको पता चलेगा कि पॉसिबिलिटी है पेशेंट को जॉन्डिस रहा होगा। आप उसको एडवाइस करेंगे कि आप अपना लीवर फंक्शन टेस्ट कराइए और एक सोनोग्राफी कराइए, क्योंकि जॉन्डिस भी आप ये देखेंगे, इज इट हेमोलिटिक जॉन्डिस है या ऑब्स्ट्रक्टिव, मतलब पोस्ट हिपेटिक है या प्री हिपेटिक है। ये सब मैंने बताया हुआ है ना, एडवांस में बताया था। हेमोलिटिक है, पोस्ट हिपेटिक है या प्री हिपेटिक है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है क्या, उसको गॉलब्लैडर स्टोन है या सिस्ट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, या फिर लीवर में ही एक्चुअल प्रॉब्लम है, हिपेटिक जॉन्डिस है, या आरबीसी के डिस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है, हेमोलिटिक जॉन्डिस है, उसका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है जिससे बिलिरुबिन ज़्यादा रिलीज हो रहा है, और उधर लीवर में उतना ग्लूकुरोनिक एसिड नहीं बन पा रहा है जो उसको न्यूट्रलाइज करे, क्योंकि वो तो उतना ही है, लीवर सही काम कर रहा है, लेकिन जब वहां पे बिलिरुबिन का प्रोडक्शन ही ज़्यादा हो रहा है तो वो प्री हेपेटिक जॉन्डिस हो गया अपना। तो ये सब हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसी तरीके से रेमेडी देंगे। अपनी आरबीसी की प्रॉब्लम है तो A3 देना जरूरी है उसके लिए, अलग से सिंगल रेमेडी में। बाकी लीवर का अपना फॉर्मूला रहता है, एप्लीकेशन रहती है, ये सब रहेगा ही। अभी मीटिंग एंड हो जाएगी 1 मिनट बाद, क्योंकि टॉपिक थोड़ा लंबा खिंच गया। आज आपकी क्वेरीज नहीं ले पाऊंगा, एक एक मिनट से भी कम टाइम बचा है मेरे पास में। कल जो क्वेरी आप नोट डाउन कर लेना, कल के सेशन में जो नेक्स्ट सेशन होगा, हो सकता है कल क्लास ना हो, होगी तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिर हम, मैं आपकी जो क्वेरी है आज से रिलेटेड वो ले लेंगे। आज मैंने आपको प्रिपरेशन कैसे होती है ये बताया है, और स्क्रोफलोसो ग्रुप में ओरिजिनल रेमेडी कौन सी होती है, कंपाउंड रेमेडी कौन सी होती है, और ओरिजिनल और कंपाउंड रेमेडी में क्या डिफरेंस है ये भी बताया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो ग्रुप में छोटी सी अपनी हाजिरी लगा देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ सबको पता चले